नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी इंग्लिश एजेस से संबंधित, उसी क्लास को आज हम आगे जारी रखेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, जो 1701 से लेकर के 1745 तक मानी जाती है। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो एज ऑफ जॉनसन की है, जिसकी शुरुआत 1745 से मानी जाती है और 1798 तक, जब तक रोमांटिक पीरियड की शुरुआत होती है, तब तक एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। तो आज हम इस एज के अंदर, इस टाइम जो 1745 से लेकर के 1798 तक का था, इस दौरान इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जो महत्वपूर्ण विकास कार्य जैसे रचनाएं हुई, उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, द एज ऑफ जॉनसन 1745 से 1798, ठीक है। द एज इज रिमार्केबल फॉर मोर देन वन रीजन। रिमार्केबल मीन्स उल्लेखनीय, याद करने योग्य। द एज इज रिमार्केबल, ये युग एक उल्लेखनीय है। मोर देन वन रीजन, रीजन क्या होता है? कारण, कि इस युग को एक से अधिक कारणों के कारण याद रखा जाता है। इस एज को, इस युग को याद रखने का कोई एक कारण नहीं है, एक से बहुत ज्यादा कारण है। इट इज द एज ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, या फिर कह सकते हैं संक्रमण। क्या कह सकते हैं? संक्रमण। इट इज द एज ऑफ ट्रांजिशन, कि एक संक्रमण का युग था, इसलिए परिवर्तनवादी युग था। बिकॉज, क्योंकि द नियोक्लासिकल आइडियाज स्टार्टेड लूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी एंड ए न्यू कल्ट रोमांटिसिज्म बिगिन टू शो इट्स फेस। क्या कह रहा है? कि ये युग परिवर्तन का युग था। क्यों था? उसका क्या कारण था? क्योंकि ये नियोक्लासिकल्स, जो शास्त्रीयवाद था, शास्त्रीयवाद था, आइडियाज, आदर्श, क्या होते हैं? आदर्श। स्टार्टेड लूजिंग मींस उन्होंने खोना शुरू कर दिया था देयर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, ठीक है, कि जो शास्त्रीयवादी विचार थे, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता को खोना शुरू कर दिया था। उनकी जो लोकप्रियता थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। एंड ए न्यू कल्ट, कल्ट क्या होता है? पंथ। क्या होता है? पंथ, जिसको रोमांटिसिज्म कहा गया था। बिगिन टू शो इट्स फेस, अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था। और एक नया पंथ आया, एक नया आंदोलन है इंग्लिश लिटरेचर में आने लगा, जिसे रोमांटिसिज्म के नाम से जानते हैं, रोमांटिकवाद कहते हैं। उसने अपने पैर दिखाने, पसारने शुरू कर दिए थे। द स्टर्न क्लासिस्ट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इज द पायनियर फिगर ऑफ दिस एज। द स्टर्न मींस दृढ़। क्या होता है? दृढ़। क्लासिस्ट शास्त्रीयवादी, कि दृढ़ शास्त्रीयवादी था कौन? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिसे हम इस एज, उसके नाम से इस एज को जानते हैं। वो पायनियर फिगर में से अग्रणी व्यक्ति। पायनियर फिगर क्या होता है? अग्रणी व्यक्ति, कि वह इस युग का अग्रणी व्यक्ति था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन पोइट्री, जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम काउपर, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम ब्लेक आर द इंपोर्टेंट फिगर्स। इन पोएट्री में से कविता लेखन के क्षेत्र में, कि कविता लेखन के क्षेत्र के अंदर जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, ये कुछ महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने इस युग के अंदर कविता लेखन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दे आर टर्म्ड एज द प्री रोमांटिक पोइट्स और द ट्रांजिस्ट पोइट्स। दे आर ऑफन टर्म्ड, प्राय उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्री रोमांटिक पोइट्स, रोमांटिकवाद के पूर्व के कवि, या फिर ट्रांजिस्ट पोइट, संक्रमणकालीन कवि।
संक्रमण कालीन कवि, इनको संक्रमणकालीन कवि के नाम से भी जाना जाता है। द राइज, राइज क्या होता है? उदय, क्या होता है? उदय ऑफ द नोवेल वाज द यूनिक अचीवमेंट ऑफ द एज। यूनिक क्या होता है? अद्वितीय, क्या होता है? अद्वितीय, कि इस युग की अद्वितीय उपलब्धि थी, जो अचीवमेंट थी वो थी उपन्यास का उदय। इस युग के अंदर उपन्यास ने अपना सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया था। इस युग के अंदर उपन्यास का उदय बड़े जोर शोर से हुआ था। रिचर्डसन, फील्डिंग्स, स्ट्रन एंड सोमेल्ट आर सम ऑफ द नेम्स इन दिस फील्ड, कि इस क्षेत्र के अंदर कुछ नाम है। कौन से क्षेत्र में? उपन्यास लेखन के क्षेत्र में। कौन कौन से नाम है? रिचर्डसन, फील्डिंग, स्ट्रन और समोलेट। ये कुछ प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने उपन्यास को एक नई उपलब्धि, नई पहचान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होरेस्ट 124 वालपोल्स गोथिक नोवेल वाज रैपिडली प्रोग्रेसिंग, कि होरेस का जो 124 वालपोल्स गोथिक नोवेल था उसकी बहुत ही तेज गति से उन्नति हुई, प्रगति हुई। प्रोग्रेस प्रगति, और रैपिड होता है तेजी से, कि वो इस उपन्यास का तेजी से विकास हो रहा था, इसने बहुत अधिक गति प्राप्त कर ली थी। इन द फील्ड ऑफ प्रोज देयर आर द नेम्स लाइक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड गिबन एंड एडमंड बरक। इन द फील्ड ऑफ प्रोज, प्रोज क्या होता है? गद्य, कि गद्य साहित्य के क्षेत्र के अंदर कुछ प्रसिद्ध नाम है, जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड गिबन एंड एडमंड बरक, जिन्होंने गद्य साहित्य को एक नया मुकाम प्रदान किया। द ड्रामा द ग्लोरी ऑफ द एज ऑफ एलिजाबेथ, कि एलिजाबेथ का जो युग था 1564 से, उस युग के अंदर ड्रामे को जितना अधिक यश या कीर्ति प्राप्त हुई थी, उस ड्रामे को के साथ क्या हुआ? वाज ट्राइंग टू सर्वाइव, सर्वाइव मींस जीवित रहना, अस्तित्व बनाए रखना, अस्तित्व बनाए रखना। इन द हैंड्स ऑफ गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन, कि एलिजाबेथन युग के अंदर जो ड्रामा इतना अधिक प्रसिद्ध था, वो अब गोल्डस्मिथ और शेरिडन के हाथों में अपने आप का अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। ये ड्रामा है वो अंत के कगार पर आता। केवल एक दो ही नाटककार थे जो अभी भी ड्रामे के प्रति अपनी रुचि दिखाते थे और उसको बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इस युग के मुख्य कवि कौन कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के, विलियम कॉपर, रॉबर्ट गन थॉमसन, थॉमस ग्रे और जेम्स थॉमसन, विलियम ब्लेक। मुख्य जो नोवेलिस्ट है उसके अंदर रिचर्डसन, फील्डिंग, स्ट्रन, स्मोलेट ये हैं, और गद्य कवि हैं, जो गद्य लेखक हैं उनमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एडवर्ड गिबन और एडमंड बरक है, वो इस युग के महत्वपूर्ण गद्य लेखक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो देखिए आगे क्या है, द पोएट्री ऑफ दिस एज, कि इस एज के अंदर पोएट्री का विकास किस प्रकार से है। कौन सी एज में? जो 1745 से लेकर के 1798 तक एज ऑफ जॉनसन है, उस एज के अंदर टू डिफरेंट करंट्स, करंट्स में से धाराएं, कैन इजिली बी सीन इन दिस एज, कि इस युग के अंदर कविताओं में दो धाराएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। कविताएं वो दो भागों में बंटी हुई थी। देयर वर पोइट्स who still wanted to follow the classical school of Pope and Dryden. There were some poets, कि वहां पर कुछ ऐसे भी कवि थे who still wanted, जो अभी भी चाहते थे, to follow मींस अनुसरण करने का, the classical school of Pope and Dryden, कि जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो शास्त्रीयवाद की स्थापना के तहत कविताएं लिखी गई थी, उसी स्कूल का अनुसरण करना कुछ कवि चाहते थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज
एंड लंदन एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ द ट्रेवलर एंड द डेजर्टेड विलेज आर क्लासिकल इन सेपरेट। सेपरेट में से भावना, प्रेरणा, ठीक है। कि डॉक्टर सैमुअल जोन्स की दो कविताएं थी, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज एंड लंदन, जबकि ओलिवर गोल्डस्मिथ की दो थी, द ट्रेवलर एंड द डेजर्ट विलेज। उनकी जो लिखने की प्रेरणा स्रोत है, उनकी जो भावना है, वो क्लासिकल है, क्लासिज्म से भरी हुई है, शास्त्रीयवाद पर आधारित है। There were also the poets who doubted the neoclassical traditions and believed in the romantic ideas. There were also the poets, इस युग के अंदर जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो एज है, इसमें भी कुछ ऐसे कवि थे वो मिसेस जिन्होंने डाउटेड मिसेस संदेह किया। क्या किया? संदेह किया। वो संदेह करते थे, संदेह करना होता है डाउटेड का अर्थ। किस पे करते थे? नियो क्लासिज्म, नवशास्त्रवाद की जो ट्रेडिशंस थी, परंपराएं थी, उन पर संदेह करते थे। एंड बिलीव्ड मींस उन्होंने विश्वास किया इन द रोमांटिक आइडियाज, जो रोमांटिक युग के आदर्श थे, विचार थे। आइडियाज भी से विचार या आदर्श, उनमें वो विश्वास करते थे और नियो क्लासिज्म पर डाउट करते थे। ऐसे कवि थे। ये दूसरे कवियों की विचारधारा थी। पहले विचारधारा कवि थे वो शास्त्रवाद में, क्लासिज्म में बिलीव करते थे, उनका अनुसरण करना चाहते थे, जबकि जो दूसरी धारा के कवि थे वो उस पर डाउट करते थे और वो रोमांटिक से प्रभावित थे, इंप्रेस्ड थे। आगे देखिए, नेचर स्टार्टेड अट्रैक्टिंग देम। नेचर में से प्रकृति ने, नेचर क्या होता है? प्रकृति। कि प्रकृति ने उनको अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिया था। नेचर, प्रकृति ने स्टार्टेड अट्रैक्टिंग देम, उनको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया था। एंड द रिजल्ट वाज दैट पॉपुलर फ्रेज, और एक बहुत ही लोकप्रिय वाक्य का परिणाम स्वरूप सामने आया। पॉपुलर मींस लोकप्रिय, फ्रेज मींस वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश, कथन। कि एक ऐसा लोकप्रिय कथन फिर उसके परिणाम स्वरूप सामने आया। वो क्या था? रिटर्न टू नेचर। रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। ये कथन वो उस युग के अंदर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ। गोथिक मैनर्स, interests in the past and medievalism, hatred for the closed couplet and a great liking for blank verse were some of the features of the age of transitions। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। गोथिक मैनर्स, गोथिक होते हैं बहुत ही डरावने या भयानक तरीके वाले। गोथिक वैसे क्या होता है? गोथिक एक स्थानीय भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है डरावना। क्या होता है? डरावना। मैनर्स मींस तरीके, कि डरावने तरीके के अंदर। इंटरेस्ट इन पास्ट, पास्ट होता है भूतकाल के अंदर रुचि। एंड मेडिवलिज्म, मध्यकालीन। मेडिवलिज्म मींस मध्यकालीन, कि मध्यकालीन और भूतकाल के अंदर रुचि। हेटर्ड, हेटर्ड क्या होता है? घृणा, नफरत। नफरत फॉर द क्लोज्ड कपलेट्स, क्लोज्ड कपलेट्स में बंद छंद। हिंदी के अंदर छंद होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी के अंदर भी छंद होते हैं, उसको बोलते हैं क्लोज्ड कपलेट। वो होता है बंद छंद। कि बंद छंद या क्लोज्ड कपलेट, ये अपने को नाम याद रखना है कि इस युग के अंदर क्लोज्ड कपलेट के प्रति घृणा थी। एंड ए ग्रेट लाइकिंग मींस बहुत अधिक पसंद था फॉर द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होता है? मुक्त छंद। और मुक्त छंद के प्रति उनकी लोकप्रियता है वो ज्यादा बढ़ी हुई थी। वर सम ऑफ द ग्रेट फीचर्स, फीचर्स क्या होता है? विशेषताएं। क्या होती है? विशेषता। ऑफ दिस एज ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण या परिवर्तन के युग की। कि परिवर्तन का या संक्रमण का जो युग था, इस युग की प्रमुख विशेषताएं थी, जिसके अंदर क्या था? गोथिक मैनर्स थे, इंटरेस्ट इन द पास्ट एंड मेडिवलिज्म्स, हेटेड फॉर क्लोज कपलेट्स एंड लाइकिंग फॉर ब्लैंक वर्स। ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी। स्पेंसर्स एंड हिज वर्क्स बिकेम द रोल मॉडल फॉर द ऑथर्स ऑफ दिस एज। स्पेंसर्स, एडमंड स्पेंसर, एंड हिज वर्क्स, और उसके द्वारा लिखे गई रचनाएं,
बिकम द रोल मॉडल, रोल मॉडल मीन्स प्रेरणा या आदर्श, रोल मॉडल मीन्स प्रेरणा या आदर्श। फॉर द ऑथर्स ऑफ दिस एज, इस युग के लेखकों के लिए। स्पेंसर और उसके द्वारा लिखी गई रचनाएं थी वो इस युग के जो लेखक थे उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई, उनके लिए एक आदर्श बन गई। लेट्स हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन द पोइट्स ऑफ दिस एरा। एरा क्या होता है? युग। क्या ये इस युग के जो लेखक थे उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कौन कौन से लेखक थे, उनकी रचनाएं क्या थी, उन्होंने किस विषय पर अपनी रचनाएं की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए, ट्रांजिशनल पोएट, संक्रमणवादी कवि कौन कौन थे? पहला नाम आता है जेम्स थॉमसन का। ठीक है, जेम्स थॉमसन का। 1701 से लेकर के 1748 तक उसका टाइम पीरियड था। 1701 से 1748। दो, क्रोनोलॉजी ही बिलोंग्स टू द एज ऑफ पोप। क्रोनोलॉजी में से काल कर्मानुसार, काल कर्मानुसार, काल क्रम के अनुसार उसका जो टाइम पीरियड है वो एज, पोप की जो एज थी उसके अंतर्गत आता है। अब अलेक्जेंडर पोप का युग था वो 1701 से लेकर के 1745 तक माना जाता है, उसके अंदर ही उसका टाइम पीरियड आता है। Yet he breaks away from the transitions of the neoclassical schools। लेकिन उसने जो अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन का नियोक्लासिकल स्कूल था, शास्त्रीयवाद की भावना थी, उससे अपना उसने मुंह तोड़ लिया था। उसकी जो विचारधारा थी उसको ब्रेक अवे कर दिया था, छोड़ दिया था। उसने एक नई परंपरा को अपनाया था जो ट्रांजिशन पॉइंट के अंदर आता है। हिज, उसकी सीजन्स, ये रचना है 1726 से 1730 में की थी इन 4 पार्ट्स, 4 भागों में। कि उसने एक किताब लिखी थी सीजन्स जो 1726 से लेकर के 1730 तक लिखी थी और 4 भागों के अंदर लिखी थी। गिविंग द नेचुरल डिस्क्रिप्शंस, गिविंग मींस देते हुए, नेचुरल मींस प्राकृतिक, डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन। क्या होता है? वर्णन। कि उसने प्रकृति या प्रकृति का वर्णन करते हुए किताब लिखी थी। ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं का, ऑफ विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग, एंड स्प्रिंग। कि उसने स्प्रिंग, बसंत होता है, क्या होता है? बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, गर्मी की ऋतु, पतझड़ की ऋतु और शीत ऋतु का प्राकृतिक वर्णन करते हुए सभी सीजन्स का, सभी ऋतुओं का अलग अलग वर्णन लिखा था। आगे देखो, स्प्रिंग इज द इम्पोर्टेंट क्रिएशन। कि जो स्प्रिंग नाम की कविता थी वो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी। क्रिएशन में से रचना, कि स्प्रिंग नाम की जो पोएम लिखी थी सीजन्स में, वो तो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी। द पोएम इज इन ब्लैंक वर्स इन द मैनर ऑफ मिल्टन। कि ये कविता है वो मिल्टन के तरीकों को अपनाते हुए, जिस प्रकार से मिल्टन अपनी कविताएं लिखता था उसी तरीके को अपनाते हुए ब्लैंक वर्स में वो पोएम लिखी हुई है। ब्लैंक वर्स मुक्त छंद में, उसमें छंद की कोई बाध्यता नहीं है, ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग है। वो सीजन्स नाम के, जो स्प्रिंग नाम की पुस्तक है, कविता है, जो सीजन्स में लिखी गई है, किसके द्वारा? जेम्स थॉमसन के द्वारा। वो उसमें मिल्टन के शैली का प्रयोग हुआ है। His 126 Liberty is a long poem। कि उसकी एक और कविता है जिसका नाम 126 लिबर्टी के नाम से जाना जाता है। वो एक बहुत लंबी कविता है। वेराज, जबकि हिज, उसकी एक दूसरी रचना है कैसल ऑफ इनोसेंस। कैसल ऑफ इनोसेंस इज रिटन इन ए स्पेंसरियन सोनेट स्टेंजा। की दूसरी जो कविता है कैसल ऑफ इनोसेंस, वो स्पेंसरियन स्टेंजा का प्रयोग करते हुए लिखी गई है। ठीक है, स्पेंसरियन स्टेंजा क्या होता है? 8 और 6 का होता है। पहला 8 लाइनों का भाग होता है उसको ऑक्टेव पार्ट कहते हैं, लास्ट का जो 6 लाइन होती है उसको सेस्टेट कहते हैं। तो स्पेंसरियन स्टेंजा के अंदर लिखी हुई जो कविता है उसका नाम है कैसल ऑफ इनोसेंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा कवि आता है थॉमस चैटरटन।
थॉमस चैटरटन 1752 से 1770 इसका कार्यकाल माना जाता है। वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिम द मार्वलियस बॉय। वर्ड्सवर्थ उसको पुकारता है क्या कह करके, मार्वलियस। मार्वलियस में क्या होता है, शानदार। क्या होता है, शानदार। कि वो उसको शानदार लड़के के नाम से पुकारता है। कहां पुकारता है, इन हिज पोएम, इन हिज पोएम, जिसका नाम है रेजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस। कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक कविता लिखी थी जिसका नाम था रेजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस। उसके अंदर थॉमस चार्टर्न को वर्ड्सवर्थ है वो मार्वलियस बॉय कह करके पुकारता है। हिज हुज थॉमस चार्टर्न एलिया एंड बेलार्ड ऑफ चैरिटी, ये इसकी दो कविताएं हैं, एक तो एलिया और एक है बेलार्ड ऑफ चैरिटी। आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशन, ये परिवर्तन या संक्रमण कालीन में लिखे गए उसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण काम है थॉमस चार्टर्न के। कौन से, एलिया और बेलार्ड ऑफ चैरिटी। नेक्स्ट आता है थॉमस ग्रे, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है थॉमस ग्रे। 1710 से 1771 तक का इसका काल है। अकॉर्डिंग टू हडसन, हडसन के शब्दों में हिज वर्क्स इज ए काइंड ऑफ एपिटोम ऑफ द चेंजेस दैट वर कमिंग ओवर टू द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम। एपिटोम क्या होता है, प्रतीक। क्या होता है, प्रतीक। हडसन का क्या कहना है कि उसके जो कार्य हैं, उसने जो रचनाएं लिखी है वो इज ए काइंड ऑफ एपिटोमिस, एक प्रकार के प्रतीक हैं ऑफ द चेंजेस, चेंजेस में से परिवर्तन के। कि उसके द्वारा जो लिखी गई कार्य है वो एक प्रकार से परिवर्तन के प्रतीक हैं। दैट वर कमिंग ओवर, जो आ रहे थे, लिटरेचर साहित्य पर, ऑफ दिस टाइम, इस युग के। कि इस युग के साहित्य पर आने वाले जो परिवर्तन थे उनका प्रतीक एक प्रकार से जो थॉमस ग्रे की जो रचनाएं हैं वो है, ऐसा मानना है हडसन का। किसका मानना है, हडसन का। ही बिगेन एज ए क्लासिस्ट, कि उसने अपना सबसे पहले कवि के रूप में जब जीवन प्रारंभ किया तो वह एक शास्त्रीयवादी कवि था। अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन से प्रभावित था। एंड एंडेड एज ए रोमांटिस्ट, और उसने जब अपने काव्य जीवन का या कवि के रूप में जीवन का अंत हुआ उस समय तक वह एक रोमांटिक कवि बन चुका था। शुरुआत में वो शास्त्रीयवादी क्लासिकल था और उसके बाद में रोमांटिक बन गया था। हिज फर्स्ट वर्क, उसकी जो प्रथम रचना थी वो थी ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज। ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ए ईटन कॉलेज वाज क्लासिकल इन नेचर, इन स्पिरिट। स्पिरिट होती है भावना या प्रेरणा, कि भावना के अंदर वो जो ओड था वो क्लासिकल से प्रेरित था, उसमें क्लासिकल भावना का प्रयोग हुआ था। एंड फॉरम, फॉरम होता है रूप, की वो क्लासिकल रूप में था। हिज, उसकी दूसरी थी एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, जो 1751 में लिखी थी। एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर पोएम सो फार, कि अब तक की सबसे अधिक लोकप्रिय कविता थी उसके द्वारा लिखी हुई। कौन सी, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। It earned him even the praise of Dr. Samuel Johnson. It means इसने, किसने, उस कविता ने जिसका नाम था An Elegy Written in a Country Churchyard। Earned means कमा करके दिया था, प्राप्त कराया था। The praise means प्रशंसा of Dr. Samuel Johnson, कि इस कविता ने डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने भी इस कविता की उसके लिए प्रशंसा की थी कि वाह क्या पोएम लिखी है। Who was a stern critic of him, वो मिस जो, कौन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। स्टर्न मिस कठोर, क्रिटिक मिस आलोचक था, ऑफ हिम उसका, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है वो थॉमस ग्रे का एक बहुत बड़ा आलोचक व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसने इस पोएम की प्रशंसा करते हुए थॉमस ग्रे को भी प्रशंसा की कि ये पोएम वास्तव में गजब लिखी है। हिज द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी आर द फाइनेस्ट ओड्स रिटन ऑन द पिंडारिक मॉडल, कि पिंडारिक रूप में लिखे गए
द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द बार्ड उसकी बहुत अधिक प्रसिद्ध कविताएं हैं। हिज लास्ट पोएम, उसकी आखिरी कविता थी द फैटल सिस्टर एंड द डिसेंट ऑफ ओडिन आर आल्सो रोमांटिक फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट होता है हिस्सा या भाग, क्या होता है? भाग या हिस्सा या कण, कि उसकी जो अंतिम कविता थी द फैटल सिस्टर्स और द डिसेंट ऑफ ओडिन, उसके अंदर भी रोमांटिकवादी के गुण दिखाई देते हैं, उसमें भी कुछ रोमांटिक हिस्से हैं। ठीक है, थॉमस ग्रे वो बहुत ही प्रसिद्ध कविता, उसकी जो पोइम है एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 4 नंबर है विलियम कॉलिंस, 1721 से 1759 तक। लाइक ग्रे हिज वर्क्स आर थिन इन ब्लैक। लाइक ग्रे, ठीक ग्रे की तरह, कौन से ग्रे? थॉमस ग्रे की तरह। हिज वर्क्स, उसकी रचनाएं, आर थिन मींस पतली है, इन ब्लैक, ब्लैक मींस समूह में, कि समूह में उसकी जो रचनाएं हैं वो पतली है, उसने छोटी छोटी रचनाएं की है। यट ही डिजर्व्स आवर अटेंशन, लेकिन फिर भी वह हमारा ध्यान आकर्षित करने के योग्य है। डिजर्व मींस योग्य होना, क्या होता है? योग्य होना। फिर भी वह हमारा ध्यान आकर्षित करने के योग्य है, अटेंशन, ध्यान। बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज मिंगलिंग ऑफ क्लासिकल एंड रोमांटिक, कि उसने अपनी जो रचनाएं थी उसके अंदर शास्त्रीयवाद और रोमांटिकता को, यानी रोमांटिक और क्लासिकल को मिंगलिंग किया था। मिंगलिंग होता है मिश्रण, कि उसकी रचनाओं के अंदर क्लासिकल और रोमांटिक का मिश्रण मिलता है, इसलिए वह हमारा ध्यान आकर्षण करने के योग्य है। हिज ओड ऑन द पॉपुलरिटी, उसकी जो कविता है ओड ऑन द पॉपुलरिटी, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास ऑफ द हाईलैंड्स, हाईलैंड के अंधविश्वास, ये एक दूसरी किताब है, पुस्तक है। एंड टू लिबर्टी, ये तीसरी है। आर द लॉन्गेस्ट ओड, सबसे लंबे लंबे ओड है, कि उसने वो जो ओड लिखे थे उनमें सबसे ज्यादा लंबे ओड द लिबर्टी, सुपरस्टिशन ऑफ द हाईलैंड और ओड ऑन द पॉपुलरिटी है, वो काफी लंबे हैं। हिज ओड टू इवनिंग, हाँ ये याद रखना है, ओड टू इवनिंग बहुत ही फेमस है। इज वर्थ मेंशनिंग हियर, की उसका जो ओड है ओड टू इवनिंग, उसका यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक है। वर्थ में से योग्य है कि हम यहाँ पर उसका उल्लेख जरूर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है उसका, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विलियम काउपर। नेक्स्ट कौन है? विलियम काउपर, 1731 से 1800 तक इसका काल है। रिकेट सेज, रिकेट कहते हैं कि ये भी एक विद्वान है जो विलियम काउपर के ऊपर अपना कथन देते हैं। ही इज द ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू स्पिक्ट। ब्लेंड मींस क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। ही इज द ब्लेंड, वो एक मिश्रण है, ऑफ द ओल्ड, ओल्ड होता है पुराना, एंड द न्यू, नया, स्पिक्ट में से धारा या विचारधारा बोल सकते हैं, कि वह नई और पुरानी विचारधारा का मिश्रण है। कौन है? विलियम काउपर। कौन कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। ही हैज द ग्रेटेस्ट पोइम इन हिज क्रेडिट, कि उसे सबसे लंबी, सबसे महान पोइम लिखने का श्रेय उसको जाता है, जिसका नाम था द टस्की। क्या नाम था? टस्की, द टस्की। किसकी? विलियम काउपर की। क्या है इसके अंदर? इट कंटेन्स द फेमस लाइन, इस पोइम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही प्रसिद्ध लाइन लिखी हुई है। गॉड मेड द कंट्री, कि भगवान ने देश को बनाया है, एंड द मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने नगर बनाए हैं। विच इंडिकेट्स, जो इशारा करते हैं, हिज लव, उसके प्रेम का, ऑफ द नेचर, प्रकृति की ओर, एंड सिंप्लिसिटी, सादगी, कि जो इस बात का इशारा करते हैं कि वह प्रकृति के प्रति और उसकी सादगी के प्रति उसका कितना प्रेम था। देयर इज टेंडरनेस इन हिज पोइम लाइक माय मदर्स पिक्चर्स, कि उसकी जो
एक और पोएम है जिसका नाम है माई मदर्स पिक्चर, उसके अंदर टेंडरनेस बिल्कुल दिखाई देती है। टेंडरनेस क्या होता है? कोमलता। क्या होता है? कोमलता। क्योंकि उसकी जो कविता है माई मदर्स पिक्चर्स जैसी कविता के अंदर कोमलता की झलक भी हमारे को देखने को मिलती है। इसके अलावा वो प्रकृति और सादगी के कवि है, उनके प्रति उनका प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जिसके अंदर एक बहुत ही फेमस लाइन है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, और उसका नाम है द टस्की। ठीक है, ये लाइन कहां से ली गई है? द टस्की नामक कविता से ली गई है, जो लिखी गई है विलियम काउपर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्न्स, 1759 से 1795। ही वाज ए स्कॉटिश पिसेंट। पिसेंट क्या होता है? किसान। कि वह स्कॉटलैंड का रहने वाला एक साधारण सा किसान व्यक्ति था। कौन? रॉबर्ट बर्न्स। Who took to पोएट्री, जिसे कविता लिखने की आदत पड़ गई, उसने कविता लिखना शुरू कर दिया। एंड बिकम द लाइक ट्रूली नेशनल पोइट ऑफ द स्कॉटलैंड। एंड बिकम इस बन गया, ट्रूली मीन्स सच्चा, नेशनल पोइट राष्ट्रीय कवि ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का, और वह धीरे धीरे जाकर के स्कॉटलैंड का सच्चा राष्ट्रीय कवि भी बन गया। हिज वर्क्स पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट। ये उसकी कविता का नाम है कि स्कॉटिश भाषा के अंदर मुख्य कविताएं। पोएम्स चीफली इन द स्कॉटिश डायलेक्ट, डायलेक्ट होता है भाषा की, स्कॉटिश भाषा के अंदर मुख्य कविताएं। गेव हिम, उसे प्रदान किया, द इमिनेंस पॉपुलरिटी। इमिनेंस में से विशाल, बहुत बड़ा, लोकप्रिय बोल सकते हैं, विशाल या अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, विशाल या बहुत अधिक। पॉपुलरिटी लोकप्रियता की, इस कविता ने उसको बहुत अधिक लोकप्रियता दी, प्रसिद्धि दिलाई। हिज फेमस लिरिक्स, लिरिक्स क्या होता है? गीत। कि उसने कुछ अंग्रेजी के अंदर प्रसिद्ध गीत भी लिखे थे, जैसे माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज एंड द जॉली रोज, बेगर्स आर रिमार्केबल फॉर देयर लिरिकल इंटेंसिटी। लिरिकल में से गीतात्मकता, गीतात्मकता, और इंटेंसिटी में से गहरी, गहरा या गहरी। कि इन गीतों के अंदर बहुत ही गहरी गीतात्मकता है, बहुत ही म्यूजिकल टाइप के, इसलिए वो बहुत ही उल्लेखनीय है। कौन कौन से? माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज, द मजोली रोज, बेगर्स, ये उसके कुछ फेमस लिरिक्स हैं। नेक्स्ट आता है विलियम ब्लेक, 1757 से 1827। ही इज ए रिबल अगेंस्ट, रिबल मीन्स विद्रोही। क्या होता है? विद्रोही। ऑल द सोशल, लिटरेरी एंड पॉलिटिकल कन्वेंशन ऑफ द 18th सेंचुरी। कन्वेंशन मीन्स विचारधाराएं। क्या होता है? विचारधारा। कि वह 18वीं शताब्दी की, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो या फिर राजनीतिक हो, लिटरेरी, साहित्यिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, कि 18वीं शताब्दी की सभी प्रकार की सामाजिक, साहित्यिक और जो राजनीतिक विचारधाराएं थी उसके खिलाफ वह विद्रोही व्यक्ति था। उसने इन विचारधाराओं का विरोध किया था। ही इज द मोस्ट रोमांटिक इवन अमोंग द रोमांटिक पोइट्स ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी। कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के जितने भी रोमांटिक कवि थे उनमें से वह सर्वाधिक रोमांटिक था, मोस्ट रोमांटिक था। कौन? विलियम ब्लेक। कौन था? विलियम ब्लेक। ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज 3 थिन वॉल्यूम्स। कि उसे सबसे अधिक उसकी 3 पतली पतली रचनाएं थी उनके लिए जाना जाता है। थिन मीन्स होती है पतली, ज्यादा मोटी नहीं थी, पतली पतली 3 रचनाएं की थी जिसके लिए उसे सबसे अधिक जाना जाता है। पहला है पोएटिकल स्केचेज, पहली रचना है पोएटिकल स्केचेज। दूसरी है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जो 1789 में उसने लिखी थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस डील्स विद द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। और इसके अंदर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है, इसके अंदर बचपन के जो आनंद है उनका वर्णन किया गया है। जॉय मीन्स आनंद, चाइल्डहुड
बचपन के, कि बचपन के जो आनंद होते हैं उनका वर्णन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में किया गया है। और थर्ड वॉल्यूम में वो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, 1794 में उसने ये लिखा था। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस डील्स विद सोशल एंड रिलीजियस ऑपरेशंस। इसके अंदर सामाजिक, सोशल क्या होता है, सामाजिक, रिलीजियस धार्मिक, और ऑपरेशन निराशा, क्या होता है, निराशा या शोषण बोल सकते हैं, ठीक है, कि सामाजिक और धार्मिक शोषण हुआ था, उसका वर्णन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो 1794 में विलियम ब्लेक ने लिखी थी उसमें इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ आगे देखिए, नेक्स्ट है जॉर्ज क्रैब्स। जॉर्ज क्रैब्स द विलेज जेम्स मैकफर्सन्स। हाँ अब देखो इसमें कुछ अलग अलग टुकड़ों में दिया है। ये जॉर्ज क्रैब्स है, ये कवि है और इसकी रचना का नाम द विलेज है। क्या है, विलेज है। जेम्स मैकफर्सन ये कवि है और इसकी रचना का नाम फ्रेगमेंट ऑफ एनिशिएंट पोएट्री ये है। ठीक है, एंड थॉमस परसिस रेलिक्यूज ऑफ एनिशिएंट इंग्लैंड पोएट्री should be given a place among the important works of the age of transitions। कि इसमें तीन कवि जॉर्ज क्रैब्स की द विलेज, जेम्स मैकफर्सन की फ्रेगमेंट ऑफ एंशिएंट पोएट्री और थॉमस पर्सी की रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री है, वो ट्रांजिशन का जो पीरियड था, जो संक्रमण कालीन युग था, उसके अंदर लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। ग्रेवयार्ड का वैसे हमने एक क्लास के अंदर डिटेल से अध्ययन किया था कि कब्रिस्तान के अंदर जहां पर बहुत ही दुखी भावना के साथ किसी अपने खोने में प्रिय मित्र के सगे संबंधी के खोने पर उसकी मृत्यु पर लिखे ये जो कविताएं थी उनको बोलते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। पोएट्स हु सेट देयर पोएम्स इन द सोलम एंड सैड मूड आर टर्म्ड एज द ग्रेवयार्ड पोएट्स। पोएट्स हु सेट देयर पोएम्स, ऐसे कवि जिन्होंने अपनी कविताओं की रचना की इन द सोलम, सोलम होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर, एंड सैड, सैड मीन्स उदास, दुखी, मूड, मूड क्या होता है, अपना विचार, मन, कि जिन्होंने अपनी कविताएं बहुत ही उदास और गंभीर मूड के अंदर, गंभीर विचारों के अंदर लिखी, आर टर्म्ड एज ग्रेवयार्ड पोएट्स, उन कवियों को ग्रेवयार्ड पोएट्स कहा जाता है। जैसे थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बेलायर एंड एडवर्ड यंग बिलोंग टू दिस स्कूल, कि इन कवियों का संबंध है वो ग्रेवयार्ड पोएट ऑफ स्कूल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। हम जो आज अध्ययन कर रहे थे इस क्लास में एज ऑफ जॉनसन, उसका ये पहला भाग है। इस भाग के अंदर हमने सिर्फ प्रमुख पोएट्स के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा प्रोज है, नोवेल है, ड्रामा है, वो अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।